रामगढ़ गांव में रघु अपनी पत्नी शीला और अपनी दो बेटी ज्योति और पिंकी के साथ रहता था। रघु खेत में काम करके अपने परिवार का किसी तरह से पेट पाल रहा था। रघु के दो बेटी पहले से थी और उसकी पत्नी तीसरी बार गर्भवती थी और इस बार उन्हें पूरी उम्मीद थी कि शायद उसको लड़का ही होगा। शीला, इस बार तुम्हें बेटा ही होगा। अगर बेटा हो गया हमारी दो बेटियों को उनका भाई मिल जाएगा। मैं भी यही चाहती हूँ जी। उधर शीला की जेठानी सोनम के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो बस एक कि वो कभी माँ नहीं बन सकती थी। ना जाने उस पर कौन से भगवान का आशीर्वाद है कि वो एक के बाद एक बच्चे को जन्म देती जा रही है और एक मैं हूँ कि सूनी गोद बैठी हूँ। और कहीं अब की बार उसको बेटा हो गया तो मेरा भाई पूरे गांव में छाती चौड़ी करके घूमेगा और गांव वाले मुझे ताने देंगे कि छोटे भाई ने तो 3 बच्चे पैदा कर दिए और तुझसे एक भी नहीं हुआ। फिर वो दोनों एक प्लान बनाते हैं। उधर पिंकी और ज्योति दोनों अपने भाई के आने का इंतजार कर रही थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन अचानक शीला को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। ज्योति जल्दी जल्दी जा और बाबा को बुला कर ला। लेकिन तभी वहाँ उसका बड़ा भाई सूरज आ जाता है। बेटी तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी माँ को अपनी गाड़ी में अपने साथ हॉस्पिटल ले जाएंगे। सोनम तुम जाओ जल्दी से शीला को गाड़ी में बिठाओ और हम रघु को खेत से ही अपने साथ ले लेंगे। और फिर वो रास्ते से रघु को भी अपने साथ ले लेते हैं। गांव और हॉस्पिटल के बीच एक घना जंगल पड़ता था। सूरज अपनी गाड़ी को उस जंगल में ही ले लेता है। अरे भैया, आप ये गाड़ी जंगल में क्यों ले रहे हो? अभी पता चल जाएगा तुझे। सूरज पहले रघु को गाड़ी से बाहर निकालता है और उसके बाद चाकू से उसकी मौत कर देता है। फिर सोनम शीला की डिलीवरी करवाती है। शीला एक बहुत सुंदर बेटे को जन्म देती है, लेकिन जन्म देते ही सोनम शीला का गला दबाकर उसे भी मार देती है और फिर वो दोनों गाड़ी में उसके बेटे को लेकर शहर भाग जाते हैं। कुछ ही देर बाद गांव का एक व्यक्ति उधर से गुजरता है तो वो उन दोनों की लाश को वहाँ पड़े हुए देखता है। धीरे धीरे पूरे गांव में ये खबर फैल जाती है कि उन दोनों की मौत हो गई है। माँ, बापू, ये तुम दोनों को क्या हो गया? अब हम दोनों का क्या होगा? हमें छोड़कर क्यों चले गए तुम? दोनों बहनें खूब रोती है। ऐसे ही धीरे धीरे उनका समय बीत रहा था। कुछ दिन तो गांव वालों ने उन्हें खाना दिया, लेकिन एक समय के बाद गांव वालों ने भी मुफ्त का खाना देना बंद कर दिया। अब वो दोनों जंगल जाती, वहाँ से फल तोड़कर खाती और अपना पेट भरती। ऐसे ही उनका समय बीत रहा था। फिर एक दिन, दीदी, हम दोनों के कपड़े भी फट गए हैं। अगर माँ और बाबा होते तो हमें कपड़े जरूर दिलाते। फिर दोनों बहन जंगल फल लेने जाती हैं, जहाँ उन्हें बहुत सारे मोर पंख मिलते हैं। पिंकी उन सारे मोर पंखों को उठा लेती है। उसे एक आइडिया आता है। वो उन मोर पंखों को सिलकर अपने और अपनी छोटी बहन ज्योति के सुंदर से गाउन बना लेती है। उधर सूरज और सोनम दोनों उस बेटे के साथ, जिसका नाम उन्होंने विशाल रखा था, खूब मज़े कर रहे थे। ऐसे ही समय बीत रहा था। उधर गांव में ज्योति और पिंकी दोनों बड़े हो गए थे और इधर विशाल बड़ा हो गया था और एक बहुत अच्छा फैशन डिजाइनर बन गया था। लेकिन पिंकी और ज्योति के अभी भी गरीबी के ही दिन थे। ज्योति, अब हमारा यहाँ गुजारा होना मुश्किल है, इसीलिए अब हम दोनों को शहर जाना होगा। लेकिन दीदी, उसके लिए हमें फिर से मोर पंख से सुंदर सुंदर कपड़े बनाने होंगे। सुना है शहर में सब बहुत सुंदर कपड़े पहनते हैं। फिर दोनों बहनें जंगल जाती है और अपने लिए मोर पंख लाती हैं और दोनों बहनें बहुत ही सुंदर गाउन बना लेती हैं। शहर जाने से एक दिन पहले पिंकी को सपना आता है जिसमें उसकी माँ आती है। पिंकी, मेरी बेटी, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हारा भाई जिंदा है। तुम्हारे ताऊ और ताई के साथ वो शहर में रहता है। तुम्हारे ताऊ और ताई ने ही हम दोनों को मार दिया था और जंगल में फेंक दिया था। फिर जिस बेटे को मैंने जन्म दिया था उसे लेकर वो शहर चले गए थे। शीला ने अपनी बेटी पिंकी को विशाल की झलक भी दिखाई ताकि शहर में जाकर वो उसे पहचान ले। तभी पिंकी की आँख खुली और वो तुरंत सारी बातें अपनी बहन से बताती है। दीदी, मेरे सपने में बाबा आए थे और उन्होंने भी मुझे यही सब बताया। इसका मतलब ये सच है और हमारा भाई जिंदा है। हमें शहर में उसके पास जाना होगा। उधर विशाल के सपने में भी उसके माता पिता दोनों आते हैं और उसे सारी बातें बताते हैं। विशाल की दोनों बहनें की उसे झलक भी दिखा देते हैं। ये मेरे सपने में कौन आया था? लेकिन जो भी हो, अभी मुझे अपना दिमाग इधर उधर नहीं दौड़ाना है। 2 दिन बाद ही मेरा फैशन शो है और मुझे अपने सारा ध्यान उसी में लगाना है। देखना, ऐसा गाउन बनाऊंगा सब देखते रह जाएंगे। अगले ही दिन विशाल नोटों की एक गड्डी बैंक से ले आता है और नोटों का एक ही बहुत सुंदर गाउन बनाता है। उधर उसकी दोनों बहनें शहर आ जाती हैं, लेकिन मोरपंखी की ड्रेस पहने हुए देख उसे लोग देखकर हंस रहे थे। उधर विशाल अपनी मॉडल को नोटों की ड्रेस पहनाकर स्टेज पर ले आता है। उसकी दोनों बहनें बहुत ही भूखी थी, इसीलिए वो एक दुकान से ब्रेड चुराकर भाग रही थी। दुकानदार उसके पीछे भाग रहा था। पकड़े जाने के डर से वो एकदम से फैशन शो के स्टेज पर पहुंच जाती है और जजिस
विशाल को विजेता घोषित करने ही वाला था, लेकिन तुरंत उन दोनों बहनों पर उसकी नज़र जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर ड्रेस है, बिल्कुल रियल मोर पंखों की ड्रेस। ये इनाम तो इन दोनों को ही मिलना चाहिए। फिर वो 20 लाख का इनाम उन दोनों बहनों को मिल जाता है। ज्योति और पिंकी को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्होंने क्या जीता है। तभी विशाल वहाँ आता है। भाई, ये तो भाई है। माँ ने इसी की छवि तो मुझे दिखाई थी। हाँ, मैंने भी इसे ही देखा था। विशाल ने भी उन दोनों को पहचान लिया। इसका मतलब जो मेरे सपने में आए थे वो सच कह रहे थे। वो दोनों मेरे माँ पापा थे और ये दोनों मेरी बहन। विशाल अपनी दोनों बहनों को गले लगाता है और उसकी बहनें उसे सारी बातें बताती है, किस तरह से उसके ताऊ ने उसके माँ बाप को मार दिया था। विशाल उन दोनों बहनों को घर ले आता है और चोरी से अपने ताऊ और ताई की बात सुनता है। सही रहा सोनम, आज तक विशाल को ये पता नहीं लगा कि उसके माँ बाप को हमने ही मारा था। उसके माँ बाप को मारकर हम उसे चोरी से यहाँ शहर में उठा लाए थे। अब वो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन विशाल ने उन दोनों की बात रिकॉर्ड कर ली थी और पुलिस को बुलाकर उन्हें जेल में पहुंचा दिया। कुछ समय बाद उन्हें फांसी की सजा का ऑर्डर आ गया और अब वो तीनों भाई बहन बहुत ही अमीर हो गए थे और वो बहुत ही खुशी खुशी तीनों रहने लगे थे।